हेलो। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बची हुई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चीज़ें बची हुई थी और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेलिंग्स टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये करवाना आ गया तो ही आप जो है आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर अंतर पहचानना है तो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक तरीका है, ठीक है। एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑन ट्रीटमेंट विद। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम दे रखे हैं, इनको याद कर लो। कभी कभी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा के दे देता है और आप सोच नहीं पाते हो क्या है ये। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमको नेसेंट ऑक्सीजन देता है, देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक्सेट्रा। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास बेटा टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड को। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को, ये एल्डिहाइड्स के केस में होता है। लेकिन कीटोन्स के केस में अगर हम बात करें बेटा, तो कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर वाइग्रस कंडीशन, मतलब माइल्ड कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन हो पाना संभव नहीं होता। तो कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर वाइग्रस कंडीशंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। तो कीटोन्स जो हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अंडर वाइगरस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में और एलिवेटेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पे बेटा क्या होता है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूटती है टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द पेरेंट कीटोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड टूटती है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको मिलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो इन्होंने दिखाया है कि जब हमने क्लीवेज कराई C1 और C2 बॉन्ड की, मतलब ये वाली और ये वाली बॉन्ड की क्लीवेज कराई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो RCH2COOH। इस वाले पार्ट से हमको क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास इस वाले पार्ट से, मतलब इस, क्योंकि इस बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RCOH। देखो यहाँ पे RCOH और यहाँ पे क्या मिला, R-CH2COOH, ठीक है। अब अगर मैंने क्लीवेज कराई C2 और C3 बॉन्ड की, तो C2 और C3 बॉन्ड में जब हम क्लीवेज कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, R-COOH, तो R-COH मिला और यहाँ पे क्या मिला, RCH2COOH, तो ये मिल गया। समझ में आई बात बेटा। देखो इस वाले पार्ट से हमें क्या मिला, देखो कार्बन की संख्या नहीं बदलनी चाहिए, है ना, कार्बन उतना ही रहना चाहिए, तो R-COOH, तो R-COOH। और इस वाले पार्ट से बेटा मुझे क्या मिला, इस वाले पार्ट से बेटा मुझे क्या मिला, तो इस वाले पार्ट से मुझे मिला RCH2COOH। नहीं आया समझ, जब इन दो कार्बन के बीच की बॉन्ड का मैंने क्लीवेज कराया, तो आप क्लीवेज करा सकते हो और फिर आप बना सकते हो। नहीं आया समझ, बिल्कुल भी नहीं आया। चलो देखो, देखो बेटा, ये एसीटोन है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कराना है और वाइग्रस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या करेंगे बताओ, कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो इस एक कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा HCOOH, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। फिर इस बॉन्ड, इस वाले पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दो कार्बन है, तो इस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग हमको जो एसिड मिला वो मिला CH3COOH, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में देखो, अगर मैंने ये कीटोन ले लिया और ऑक्सीडेशन करा दिया, अब क्या होगा, तो देखो यहां पे अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो यहां पे इस पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमको एसिड मिलेगा वो HCOOH मिलेगा, और इस पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग जो एसिड मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2COOH, ठीक है बेटा।
ठीक है, आ गई बात समझ में? नहीं आई? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम ये बॉन्ड भी तो तोड़ सकते हैं। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको एसिड मिलेगा वो मिलेगा, कौन सा एसिड मिलेगा? CH3, 2 कार्बन है ना, COOH। और इस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको एसिड मिलेगा वो अगेन मिलेगा CH3, COOH, क्योंकि यहां पे भी 2 कार्बन है ना। होमोलोगस सीरीज बेसिकली, और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहां पे हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिलेंगे, और अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहां पे फॉर्मिक एसिड और यहां पे ये प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई स्टेबल कौन सा ज्यादा है? तो स्टेबल ये वाली क्लीवेज ज्यादा होगी, मतलब ये वाली क्लीवेज कराने पे हमको जो ये मिल रहा है वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लीवेज ये भी होगी और ये भी होगी, मतलब 4 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे टोटल अगर हम देखें 4 तरीके के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। लेकिन इस बॉन्ड की क्लीवेज होने पे हमको जो ये मिल रहा है CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स जो हमको मिल रहे हैं वो ज्यादा मिलेंगे इन दोनों से। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा पपफ रूल लगता है। पपफ रूल, पपफ रूल, पपफ रूल क्या कहता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसको तुम मेथाइल के साथ रखो। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है C डबल बॉन्ड O, उसको तुम मेथाइल के साथ रखो और तब क्लीवेज कराओ। ठीक है, जब हम यहां पे क्लीवेज करा रहे हैं, देखो फिर से देखो बेटा, जब मैं यहां क्लीवेज कराऊंगा, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, तो मैंने कार्बोनाइल कार्बन को मेथाइल ग्रुप से अलग कर दिया। इस बॉन्ड को तोड़ने पे मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो मिल रहा था HCOOH, इस कार्बन कोरिस्पॉन्डिंग, और इस पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। कार्बन तो चेंज नहीं होंगे, ऑक्सीजन का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ये वाले हमारे मेजर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। कारण ये है कि यहां पपफ रूल नहीं फॉलो हुआ। कार्बोनाइल कार्बन को आपको मेथाइल ग्रुप के साथ रखना है, तो इधर भी तो मेथाइल है बेटा। इस पूरे ग्रुप को मैं बोलूंगा कि ये एथाइल ग्रुप है। ये केवल मेथाइल थोड़ी ना है, ये एथाइल है, ये मेथाइल है। तो मेथाइल ग्रुप के साथ आपको कार्बोनाइल कार्बन को रखना है। तो आप क्लीवेज कराओ ये वाली। जब ये वाली आप क्लीवेज कराओगे तो ये कार्बोनाइल कार्बन जो है वो CH3 के साथ रहेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास CH3COOH, और इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास CH3COOH। 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड मिलेंगे और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, चांसेस भी कम है कि पपफ रूल पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें तो सभी कुछ कवर करना है, तो हमने बता दिया पपफ रूल क्या है। ठीक है ना, पपफ रूल। चलो आगे देखो, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करती है एनसीईआरटी। क्या कह रही है? आर यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स, है ना, एल्डिहाइड को कीटोन्स से अलग करती है। टॉलन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पे तुम्हें सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। आप ये टेस्ट करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप ये टेस्ट करते हो केमिस्ट्री लैब में, सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। और वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कौन सा सोल्यूशन है? देखो ध्यान से, एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसी को हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो ये आ सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट। A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. Silver metal मिलता है हमको यहाँ पे। The aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion. तो ये जो एल्डिहाइड है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कार्बोक्साइलेट एनायन में, मतलब RCO माइनस, है ना। द रिएक्शन अकर्स इन एल्कलाइन मीडियम, देखो यहाँ पे 3OH माइनस है, और ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट का पार्ट है, AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट का ही ये पार्ट है। इसकी प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम में RCHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCO माइनस, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्साइलेट आयन में।
कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH होता है, H हटा दो तो ये एनायन बन गया तो RCOO माइनस। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है, H हटा दो तो यही तो बन जाएगा, इसीलिए कहा कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये जो है एल्डिहाइड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब फेलिंग टेस्ट देखो। फेलिंग टेस्ट कॉम्प्राइजेस, फेलिंग रिएजेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है। पहला फेलिंग सोल्यूशन ए कहलाता है, दूसरा फेलिंग सोल्यूशन बी कहलाता है। फेलिंग सोल्यूशन ए जो है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इन वाटर। फेलिंग सोल्यूशन ए जो है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। फेलिंग सोल्यूशन बी जो है वो एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज रोचिल्ली सॉल्ट। ध्यान दो बेटा, फेलिंग सोल्यूशन बी का नाम क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। जब फेलिंग्स टेस्ट हम कराते हैं तो इन दोनों सोल्यूशन का मिक्सचर लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन ए दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग सोल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज रोचिली सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको बेटा, रोचिली सॉल्ट। क्या बोलते हैं, रोचिली सॉल्ट। These two solutions are mixed in equal amounts before test। तो इन दोनों को इक्वल अमाउंट में हम मिलाते हैं। On heating an aldehyde with Fellings reagent, a reddish brown precipitate is obtained। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन पीपीटी हमको देखने को मिलता है Cu2O का। देखो इसका हमको एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। और एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्साइलेट एनायन। तो देखो RCHO किस में कन्वर्ट हो गया, RCO माइनस। अब बेटा ये रिएक्शंस आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। कितने यहाँ पे OH माइनस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 3 इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं बाय प्रोडक्ट के साथ। मेन प्रोडक्ट तो ये है और ये है सिल्वर मिरर। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे पानी और अमोनिया है। यहाँ पे भी Cu2 प्लस, कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी क्या है, Cu2 प्लस है। तो Cu2 प्लस के साथ जब हम 5OH माइनस मतलब एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे RCO माइनस मतलब एल्डिहाइड कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्साइलेट एनायन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी मिला, ये मेन प्रोडक्ट है देखो, रेड ब्राउन पीपीटी। और यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले। बैलेंसिंग समेत रटने हैं इसको। फेलिंग्स टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब अगर मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया और फेलिंग सोल्यूशन लिया, मतलब इसमें लिख दिया Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, तो आप फेलिंग्स टेस्ट कराते हो, ठीक है ना, फेलिंग्स टेस्ट कराते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा किसी भी हैलोजन को हम करस्पॉन्ड करें, मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ज़्यादातर हमारा क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। जब आयोडीन के साथ ये रिएक्शन होती है तो हम इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। दैट आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास एटलीस्ट एक मेथाइल ग्रुप होगा, जिनके पास एटलीस्ट एक मेथाइल ग्रुप होगा लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इससे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम आर ऑक्सीडाइज टू बाय सोडियम हाइपोहेलाइट। सोडियम हाइपोहेलाइट मतलब ये NaOX, NaOX इज सोडियम हाइपोहेलाइट टू सोडियम salts of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of the carbonyl compound। ध्यान दो बेटा, यहां पे हमारे पास एक कोई कीटोन है। अब तुम देख पा रहे हो ये मेथाइल कीटोन है। मेथाइल कीटोन कैसे, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। इसको मैंने सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्ट करा है, ये सोडियम हाइपोहेलाइट है NaOX, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। एक्स की जगह पे क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन काफी विगरस होती है। यहां पे देखो
आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? अगर यहाँ पे आर को मैं सी एच थ्री मान लूँ तो यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन हुए? 2 कार्बन। तो यहाँ एक कार्बन कम हो जाता है, वो एक कार्बन कहाँ जाता है? वो एक कार्बन ये है, देखो CH3। अब अगर यहीं पे मैंने आयोडीन लिया होता, मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन में करा रहा होता, तो यहाँ पे X की जगह क्या आता? CHI3। और CHI3 येलो पीपीटी देता है, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना? आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब ये यहाँ पे येलो पीपीटी देता है। द मेथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म, इसी को बेटा क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। अगर यहां पे आयोडीन हो एक्स की जगह तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। द मेथाइल ग्रुप, अरे यार, CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 क्या होता है? ब्रोमोफॉर्म। CHI3 क्या होगा? आयोडोफॉर्म। द मेथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में तो। आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, मतलब सोडियम हाइपोहैलाइड की जगह, एक्स की जगह मैंने आयोडीन लगा दिया। आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड इज ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके का कीटोन हो हमारे पास, तो ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा दे सकता है। एसीटोफेनोन हो, ठीक है, तो ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। बेंजोफेनोन होगा तो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बेटा, क्योंकि यहां पे COCH3 ग्रुप है ही नहीं। और ये इस तरीके का ग्रुप विच प्रोड्यूसेस CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन, ये देखो ये ग्रुप जो है, ये इस तरीके का एल्कोहल अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, मतलब ये ग्रुप अगर तुम्हें कहीं भी मिल जाए, CH3CHOH ग्रुप, जैसे मान लो मैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लूं। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मतलब CH3CCH3OH, ठीक है। ये मैंने क्या लिया? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिया। अब अगर मैं यहां पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? यहां पे मुझे ये वाला ग्रुप देखो, CH3CHOH ग्रुप देखने को मिला। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्या ये CHI3 का येलो पीपीटी देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि हमको यहां पे ये ग्रुप देखने को मिल गया। क्या ये देगा? मीथेनॉल देगा? नहीं देगा, मीथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, क्या ये देगा? हाँ जी, ये दे देगा। कैसे दे देगा? तो ये लो, CH3CHHOH, अगेन हमको ये वाला ग्रुप मिल गया, CH3CHOH। ये ग्रुप अगर तुम्हें दिख जाए तो मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, मतलब हमको येलो पीपीटी मिल जाएगी। तो बेटा इस पे कई सारे केमिकल कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने को आ जाता है ना, कि इन दोनों के बीच में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बात? बेटा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस खोलिए, देखो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 12.13 देखो, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, है ना। कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे? केमिकल टेस्ट। अच्छा, केमिकल टेस्ट में बच्चे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, है ना, आए बाएं साएं। लेकिन भैया केमिकल टेस्ट वो होता है जहां पे आपको कोई या तो पीपीटी देखने को मिले, है ना, कोई प्रेसिपिटेट मतलब कुछ बनता हुआ दिखाई दे, कुछ प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे, वो हमारा केमिकल टेस्ट होगा। कुछ भी कोई भी रिएक्शन केमिकल टेस्ट नहीं होती। केमिकल टेस्ट वही होता है जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है। अब देखो प्रोपेनल और प्रोपेनोन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? किस केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करोगे? प्रोपेनल और प्रोपेनोन में किस केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करोगे? जरा बनाओ प्रोपेनल। प्रोपेनल देखो कैसा बनेगा, CH3CH2, हाँ 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 हाँ, C डबल बॉन्ड O H, और प्रोपेनोन मतलब एसीटोन बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ जरा किससे करोगे डिस्टिंग्विश? कैसे करोगे डिस्टिंग्विश? ये प्रोपेनल है ऊपर वाला, नीचे वाला प्रोपेनोन, कैसे करोगे?
देखो बेटा, ये हमारा क्या है, मेथाइल कीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड 2 ग्रुप दिख रहा है आपको। तो ये हमारा सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म हमको मिल जाएगी, जबकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बाय आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हमारा जो एसीटोन है, दैट इज प्रोपेनोन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। क्लियर बात। तो इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट से। सेकंड वाला बताओ, एसीटोफेनोन और बेंजोफेनोन। अभी बताया बेटा, एसीटोफेनोन और बेंजोफेनोन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो देखो, एसीटोफेनोन जो हमारा है वो हमारा ये होता है देखो, एसीटोफेनोन जो हमारा है वो ये होता है, बेंजोफेनोन जो हमारा है वो ये होता है। अब यहां पे COCH3 ग्रुप तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो एसीटोफेनोन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो पीपीटी बना लेगा, जबकि ये नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अगेन आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर लोगे। अब फेनॉल और बेंजोइक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फेनॉल और बेंजोइक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फेनॉल और बेंजोइक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो बेटा मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूं, फेनॉल और बेंजोइक एसिड काफी बार पूछी जाती है, बोर्ड में भी पूछी गई है। तो फेनॉल और बेंजोइक एसिड, देखो बेटा, फेनॉल को जब तुम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, अल्कोहल फेनॉल वाली, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहां पे तुमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल मिलता है, और ये होता है वाइट पीपीटी। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे फेनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल देता है। आप एनसीईआरटी चेक कर लो, मैं दिखा भी देता हूं ये रिएक्शन, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं ये रिएक्शन। फेनॉल्स जब आप खोलोगे अपनी एनसीईआरटी में, फेनॉल जब आप खोलोगे तो आपको ये रिएक्शन बेटा मिल जाएगी। ठीक है ना, ये देखो, when phenol is treated with bromine water 2,4,6 tribromophenol is formed as white ppt। तो ये हमारी फेनॉल को बेंजोइक एसिड से सेपरेट करने की या डिस्टिंग्विश करने की एक रिएक्शन हो गई। ठीक है, आ गया समझ। बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान से। चलो बेटा, फेनॉल और बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड एंड एथाइल बेंजोएट। अब हम जब एसिड्स करेंगे तो ये भी कर लेंगे। फिफ्थ वाला, पेंटान 2 ओन एंड पेंटान 3 ओन, पेंटान 2 ओन और पेंटान 3 ओन। अब तुम मुझे बताओ कि यहां पे तुम कैसे करोगे, पेंटान 2 ओन और पेंटान 3 ओन। तो देखो बेटा, पेंटान 2 ओन ये कैसा होगा, पेंटान 2 ओन कैसा होगा, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट। पेंटान 2 ओन कैसा होगा, ये होगा। ठीक है, यहां पे देखो ये मेथाइल कीटोन है। और पेंटान 3 ओन कैसा होगा, पेंटान 3 ओन ऐसा होगा बेटा। ये हमारे पास देखो, ये मेथाइल ग्रुप थोड़ी ना है, ये भी मेथाइल ग्रुप नहीं है, तो एथाइल ग्रुप है। तो यहां पे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। ठीक है ना, इसको जब हम सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें मिल जाएगा, येलो पीपीटी। पेंटान 2 ओन इज अ मेथाइल कीटोन, इसकी वजह से। चलो बताओ, बेंजल डिहाइड और एसीटोफेनॉन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बेंजल डिहाइड और एसीटोफेनोन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो देखो, एसीटोफेनॉन हमारा एक मेथाइल कीटोन है, अगेन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, बेंजल डिहाइड नहीं देगा। ठीक है, बेंजल डिहाइड और एसीटोफेनॉन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो यहां पे तुमको ध्यान रखना है, एसीटोफेनॉन जो है वो हमारा एक तरह का कीटोन है और ये मेथाइल कीटोन है। ठीक है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म देगा, ये नहीं देगा। दूसरा, जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं, फेलिंग टेस्ट कौन नहीं दे सकता, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, बेंजल डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा लेकिन टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। लेकिन एसीटोफेनॉन क्योंकि हमारा एक मेथाइल कीटोन है, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, कीटोन्स नहीं देते टॉलेंस टेस्ट। तो बेंजल डिहाइड हमारा क्या करेगा, टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो मैंने 2 टेस्ट आपको बता दिए, एक तो आयोडोफॉर्म और एक टॉलेंस।
इथेनल एंड प्रोपेनल। अब बताओ, इथेनल और प्रोपेनल कैसे डिस्टिंग्विश करोगे बेटा? अरे यार, हो तो गया। यहां पे देखो, इथेनल और प्रोपेनल। अभी मैंने तुमको एक लाइन पढ़ाई थी एनसीईआरटी में, बिल्कुल कायदे से, ठीक है ना? देखो यहाँ पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मेथाइल ग्रुप। तो अगर इथेनल की हम बात करें तो ये होता है ना, यहाँ पे भी तो मेथाइल ग्रुप है विथ सी डबल बॉन्ड ओ, है ना? तो ये हमारा एडोफॉर्म दे देगा और प्रोपेनल नहीं देगा, ठीक है? तो बेटा ये सारे टेस्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, एक तो है टॉलन, टॉलन वाला कौन देता है? एक तो है बेटा आपके पास टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग टेस्ट कौन देता है? अगेन एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन एरोमेटिक वाले, जैसे बेंजल डिहाइड नहीं देगा। उसके बाद में आयोडोफॉर्म कौन देता है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों जिनके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या फिर अल्कोहल जिनके पास CH3 CHOH ग्रुप हो, वो दे देते हैं। तो ये बेटा ध्यान से आपको कर लेना है। अब देखो, तुम्हारा दिमाग धुआं देगा थोड़ी देर में, तुम्हारा दिमाग धुआं देगा। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग धुआं देने लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। देखो, ये सबसे कठिन सवाल है इस तरीके का। देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, मतलब 8 कार्बन है और 8 ही हाइड्रोजन है। बेटा क्या ये पॉसिबल हो सकता है एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड में? क्या ये पॉसिबल हो सकता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कि 8 ही कार्बन हो और 8 ही हाइड्रोजन हो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कि 8 कार्बन हो, 2 3 4 5 6 7 8, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन भी है, तुम देख पा रहे हो। तो यहां पे मान लो मैंने ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, चलो ठीक है, मान लिया मैंने। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, वैलेंसी तो पूरी करोगे भाई, वैलेंसी तो पूरी करोगे, तो हाइड्रोजन तो लगाओगे। तो यहां पे क्या 8 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं? नहीं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में तो ये हो नहीं पा रहा है। तो क्या करें? तो यहां पे बीच बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें तो देखो यहां पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देते हैं। यहां डबल बॉन्ड लगा दी मैंने, यहां पे सिंगल, है ना? तो 1 2 3, तब भी आप देख पाओगे कि यहां हाइड्रोजन तुम्हारे 8 नहीं आएंगे, 8 से कम हो जाएंगे। समझ पा रही बात? समझ पा रहे हो बात? ठीक है, यहां पे पहले पढ़ लेते हैं सवाल। C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड पीपीटी। अच्छा ध्यान दो, ऑरेंज रेड पीपीटी कब बनता है? जब 2,4 डीएनपी, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, 2,4 डीएनपी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब डायनाइट्रोफेनॉल के साथ जब रिएक्ट करता है, येलो पीपीटी देता है, ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो 2,4 डीएनपी के साथ जब रिएक्ट किया तो ऑरेंज रेड पीपीटी दे रहा है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप जरूर है, क्योंकि बेटा कार्बोनिल ग्रुप ही तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखो ध्यान से, पिछली वाला जो हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने बताया था बहुत चिल्ला चिल्ला करके कि यहां से H2O हटता है और यहां पे ये बन जाता है, ठीक है? तो यहां पर भी तो वही होगा। 2,4 डायनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और फिर वो क्या दे देगा? 2,4 डायनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन दे देगा। देखो, तो मतलब ये कंपाउंड कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, ये है, ठीक है? एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन, मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं मेथाइल कीटोन है ना? इसके पास मेथाइल ग्रुप भी होगा, है ना? ये मेथाइल कीटोन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ना तो ये टॉलेंस ना फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब ये कोई कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। क्योंकि बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट तो एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और कीटोन भी दे सकते हैं, है ना? एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। लेकिन एक चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि उनके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे हमारे पास क्या है? इट नीदर रिड्यूसेस टॉलेंस, ना ही तो ये फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करा, मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये कोई मेथाइल कीटोन होगा। नॉट डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर,
अच्छा, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड होती है, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड होती है तो ब्रोमीन वाटर को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ध्यान रखना, बेंजीन रिंग है अगर, ठीक है, बेंजीन रिंग है अगर, और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन वाटर, तो यहां पे ये मत समझना कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं बेंजीन रिंग में। ध्यान रखना, तो एक जगह पे नहीं होते। तो ब्रोमीन साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कहाँ पे बनाएगा, ये सब हेलो एल्केन्स का पार्ट है, ठीक है ना। फिलहाल जो हम ये स्ट्रक्चर बना के देख रहे थे कि यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगा दें, वो यहाँ पे फेल हो गया। कारण कि डबल बॉन्ड होती तो ब्रोमीन वाटर तो डीकलराइज कर जाता, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कर जाता अगर कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड होती। तो डबल बॉन्ड भी नहीं है कंपाउंड में, और हाइड्रोजन भी 8 ही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा ये बेंजीन डेरिवेटिव है कोई, ये कोई बेंजीन डेरिवेटिव है। और बेंजीन डेरिवेटिव है, साथ में इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है, और वो कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और टॉलेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये एसीटोफेनोन होगा। अब गिन लो कार्बन, जरा कार्बन गिनो। देखो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन, 7 और 8 कार्बन, 8 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन गिनिए, हाइड्रोजन गिनिए। यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, और 3 यहां, 8 हो गए। और एक ऑक्सीजन। देखो कंपाउंड C8H8O जो हमको पहले दिया गया था वही कंपाउंड है, C8H8O ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। बेटा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। अब जरा एसिटोफेनॉन का ऑक्सीडेशन कराते हैं जरा। जब बेटा हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा, ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। और आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, तो ए हमको पता चल गया ये एसीटोफेनोन है, एंड बी मतलब बेंजोइक एसिड, एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। अभी बेटा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस पे चाहे कोई भी ग्रुप लगा हो, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको यही मिलता है, ठीक है। COOH ही हमको लगा देना होता है। कोई भी ग्रुप यहां पे लगाओ, कितने भी लंबी कार्बन चेन लगी हो, हम यहां पे COOH ही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है। तो यहां पे वही सारी चीजें समझाई गई हैं कि देखो ये एसीटोफेनोन है और ये 2,4 डायनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राजोन बना रहा है, ऑरेंज पीपीटी बता रहा है। इसके अलावा जब इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं क्रोमिक एसिड में तो यहाँ बेंजोइक एसिड मिल रहा है, और इसको जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है आयोडोफॉर्म, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, आयोडोफॉर्म मिल रहा है, दैट इज द येलो पीपीटी। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो ये हमको कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है, ठीक है, जिसमें एक कार्बन कम है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गई, है ना, मिथाइल कीटोन ही देते हैं। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से कंठस्थ होंगी, याद होंगी, ठीक है। अब रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, अब देखो ध्यान से, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उस कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा देता हूं यहां से, तो यहां पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एनोलेट आयन बन जाता है, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एनोलेट आयन बन जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है
ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। मतलब ये तुरंत यहाँ से निकल जाता है ताकि जो स्पीशीज़ बने वो स्टेबल बने। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है तो ये स्पीशी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एनोलेट आयन जो बनता है ये एनोलेट आयन है बेटा, ये एनोलेट आयन है। ये एनोलेट आयन जो है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ तुरंत निकल जाता है। कोई एसिड कब अच्छा होता है, जब वो अपना हाइड्रोजन बिना कुछ सोचे समझे दान कर दे, तो ये हाइड्रोजन तुरंत निकल जाता है। जैसे ही ये कोई बेस देखता है तुरंत ये हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे एनोलेट आयन हमको मिल जाता है जो कि रेजोनेंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। इस वजह से ये तुरंत निकलता है, क्योंकि जो अगली स्पीशी बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टेबिलिटी के लिए ही तो होती है। तो एनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मिल रहा है हमें यहाँ पे। The acidity of alpha hydrogen atom of carbonyl compound is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base, that is the enolate ion. अब ध्यान से फिर से देख लो। जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं खोल के बना रहा हूं। देखो CH C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा मैं ये देखो कि यहाँ पे ये अल्फा अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा दूं अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो खुद कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन का था, तो एक जो इसने हाइड्रोजन का लिया उसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पाई सिग्मा और लोन पेयर का यहाँ कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इधर आएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखो तुम्हें मिलेगा। इसी को बेटा बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनोलेट आयन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। वो अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, चलो देखो एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे हम। एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे और इसको मैं कराने का आपको तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप कराओगे इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बेटा आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल लेना है और ध्यान रखना यहाँ पे जो बेस आप लोगे वो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH लोगे। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैनिजारो चल जाएगी। तो ध्यान रखना डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH है ना। अगर कॉन्क KOH ले लिया तो कंसंट्रेटेड ले लिया अगर, या 50% KOH ऐसे करके वो दे देता है तो भी कैनिजारो चल जाएगा। डाइल्यूट है तभी एल्डोल कंडेंसेशन चलेगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपने इथेनॉल के लिए। अब देखो ना ध्यान से देखना, एक मॉलिक्यूल तुम इथेनॉल का ले लो एनोलेट आयन बनाने के लिए और दूसरा मॉलिक्यूल तुम ले लो जोड़ने के लिए। एक मॉलिक्यूल तुमने इथेनॉल का ये लिया, दूसरा मॉलिक्यूल देखो मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे बेटा अल्फा कार्बन कौन सा है, ये है। एक मॉलिक्यूल से तुम्हें एनोलेट आयन बनाना है, कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, उससे तुम्हें एनोलेट आयन बनाना है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मगर ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े जो भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां से तुम इसको निकाल दो। क्यों निकाल दो, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो बेस है वो डाइल्यूट NaOH है। यहां पर जो मेरे पास बेस है वो डाइल्यूट NaOH है, तो ये यहां से तुम इसको निकाल दो। ठीक है, अब यहां पे क्या बन गया, देखो एनोलेट आयन बन गया। अब यहां पे तुम्हारे पास रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस होगी, तो ये हाईली स्टेबलाइज्ड है। अब ये वाला मॉलिक्यूल तो बेचारा बच गया, इसका क्या काम है, तो इसका काम ये है कि यहां से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, खींच लेगा, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, ये हो गया। अब बेटा ये वाला जो है कार्बन इस पे नेगेटिव है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये वाला जाकर के इससे जुड़ जाएगा।
अब बस इस यूनिट को तुम्हें जोड़ देना है, जोड़ दो। CH3 ये वाला CHO- CH डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, यहां पे हमको ये मिल गया। ठीक है, यहां पे हमको ये मिल गया। अब मैंने पहले ही बता रखा है कैटलिस्ट वो होता है जो कि यूज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पे जो OH माइनस ने H प्लस एब्स्ट्रैक्ट किया था वो वापस कर देगा H प्लस को। तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन लग गया। अब देखो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बाय एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट बनाना आ गया। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, देख लो आप। अब बेटा अगर मैं इसको हीट कर दूं फर्दर, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो यहां से बेटा पानी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास ये बन गया। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो प्रोपेनोन के जरा दो मॉलिक्यूल्स लेके करा रहे हैं हम। ये भी हमारा बेस ही है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ग्रुप 1 का है ना बेरियम। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, नहीं ग्रुप 2 का है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अच्छे बेसेस होते हैं, तो ये यहाँ पे बेस है। अब जरा कराओ इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है अगेन। एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं जोड़ने के लिए, एक मॉलिक्यूल एनोलेट बनाने के लिए। ये हमारा मॉलिक्यूल जो है ये एनोलेट बनाने के लिए है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, ये वाला अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन, बेरियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस है। OH माइनस देखेगा, ये हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा यहां से। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहां पे ये बन गया, देखो। ठीक बेटा, ये बन गया। अरे बोलो, ओके। यहां पे मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। यहां से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, यहां पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगी पूरी यूनिट। ये पॉइंट ऑफ लिंकेज रहेगा। देखो ध्यान से, CH3 CO- यहां पे ये कार्बन जुड़ गया, H डबल बॉन्ड CH3। आ गया समझ? अब वो जो H प्लस उस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया था वो वापस दे देगा। तो यहां पे H। अब अगर मैं इसको फर्दर हीट कर दूंगा तो यहां से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। देख लेना हीट का साइन बना है कि नहीं, तभी निकालना पानी। और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो यहां पे एडजेसेंट कार्बन से OH और H निकालना है, ध्यान रखना, आमने सामने से। फाइनली ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। हम्म, चलो। तो यहां पे जो पहले प्रोडक्ट बनता है उसको हम एल्डोल कहते हैं, और अगर कीटोन लिया है तो उसको हम कीटोल कहेंगे। और फाइनली हमारे पास, और नाम तो बेटा तुम लिख ही लोगे, नाम लिखने में क्या जा रहा है, नाम तो तुम लिख ही लोगे। ध्यान रखना कि कीटोन की जो प्रायोरिटी है या एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होगी किससे, तुम्हारे अल्कोहल से। तो यहां पे तुम लिखोगे 1 2 3 4 कि एल्डिहाइड या कीटोन को सबसे कम नंबर मिले और अल्कोहल को ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कीटोन की जो प्रायोरिटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, अल्कोहल से, और एल्डिहाइड की भी ज्यादा होगी अल्कोहल से। ठीक है, तो यहां पे तुम नाम लिख सकते हो कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, यहां पे 1 2 3 4 5, तो 4 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी। तो H पहले आएगा तो इस वजह से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटान 2।
ठीक है, उसके बाद हीट कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, अब ये एल्कीन बन गया। अगेन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होगी किससे, कीटोन से, तो यहाँ पे इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसको ज़्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम नाम लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया। अब बेटा यहाँ पे तो हम दो मॉलिक्यूल सिमिलर सिमिलर ले रहे थे। अगर एक मॉलिक्यूल मैंने इथेनॉल का लिया और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने प्रोपेनॉल का लिया, तब कैसे होगी एल्डोल कंडेंसेशन? बिल्कुल वैसे ही होगी। तब वहां पे चार प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे तुम किसको अल्फा हाइड्रोजन निकाल करके एनोलेट बना रहे हो वो मैटर करेगा। ठीक है, तो चलो देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब यह है कि जब तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, जैसे यहां पे मैंने इथेनॉल लिया और दूसरा यहां पे प्रोपेनॉल लिया। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ए बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, बेटा कितने प्रोडक्ट्स का मिक्सचर देता है? फोर प्रोडक्ट्स को। इसमें आइसोमेरिज्म हम काउंट नहीं कर रहे, ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट नहीं कर रहे, नहीं तो 8 प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कायरलिटी चेक करके। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो बाय एल्डोल रिएक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो बेटा एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो उससे एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो उससे एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर फिर एक बार दो मॉलिक्यूल्स इसके लोगे और एक बार दो मॉलिक्यूल्स इसके लोगे। तो मैं पूरा करके आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम इससे एक अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और देखेंगे। अच्छा, पहले ये करते हैं, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जब इथेनॉल के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे तो हमारे पास क्या आया था प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन में? ब्यूट एनॉल। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था? ब्यूट एनॉल। तो यहां पे देखो क्या बन रहा हमको, जब हमने दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के लिए तो उससे हमको क्या मिला? ब्यूटेनॉल। अब ये जो हमने लिया मिथ इथ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स लो, एल्डोल कंडेंसेशन कराओ, फिर बताओ क्या मिलेगा। चलो बच्चों बताओ, यहां पे ये प्रोपेनॉल लिया, इसके दो मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, एक मॉलिक्यूल एज इट इज पड़ा रहने दो, ये जोड़ने के काम आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से बना देते हैं। ये मेन फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहां से इसको हटा दो। हटा दोगे तो यहां पे क्या आएगा? क्योंकि बेस है हमारे पास डाइल्यूट NaOH, यहां पे हमारे पास क्या आ गया? आ गया, ठीक है, एनोलेट आयन बन गया। अब यहां से इसको ऊपर करो, यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको तुम इससे जोड़ दो, देखो क्या होगा। ये वाला यहां पे जाके जुड़ रहा है, ठीक है ना? तो ये CH, हाँ ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O H। जो H प्लस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया था वो वापस आएगा यहां पे, ये ठीक है। ओके, अच्छा, यहां पे हमारे पास देख पा रहे हो कि यहां पे हमारे पास इस तरीके से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो H2O हटा दो, देखो हीट का साइन लगा था उसमें, इस वजह से मैं ये कर रहा हूं, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, जब मैंने दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए? प्रोपेनल के लिए। ठीक है, देखो इसको भी नामकरण कर देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो दो मेथाइल पेंटेन, दो 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन, दो मेथाइल पेंटेन वनाल,
ठीक है ना, 2 मेथाइल पेंटेन 1 आल। तो यहाँ पे अच्छा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओके ओके ओके, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ से निकालेंगे ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी, ठीक, एक मिनट जस्ट। चलो बेटा एक बार फिर से कराते हैं, ठीक है, मेरी मिस्टेक थी। तो देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को आप हटा दो, इस हाइड्रोजन को जब आप हटा दोगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप हटा दोगे तो यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ से इसको ऊपर करोगे और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो CH3 CH2 CO-H और यहाँ पे पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ CH3 C, यहाँ पर बेटा निगेटिव H, C डबल बॉन्ड O H। अब बेटा इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, देखो जोड़ दिया मैंने, CH3 CH2 CO- H नीचे लिख दिया, इस वाले कार्बन से इसको जोड़ दिया, यहाँ पे ये CH3, बाकी सब एज इट इज़ रखो, C डबल बॉन्ड O H। और यहाँ पे बेटा केवल यहीं पे प्रोडक्ट नहीं ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे H भी लग जाएगा, क्योंकि बेस ने लिया था तो बेस को देना भी पड़ेगा वापस, ठीक है। यहाँ पे H लग गया। अब यहाँ से क्या होगा कि बेटा H2O निकल जाएगा, मैंने यहाँ से निकाल दिया था गलती से मैंने यहाँ से निकाल दिया था। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये CHO ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से तुमको निकालना है H, ठीक है। जो CHO ग्रुप है उसके जस्ट मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से तुमको निकालना है H, ठीक है। तो H2O यहाँ से निकालोगे तो बेटा ये मिलेगा तुमको CH3 CH2, पीछे वाले सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले सारे सही हैं, बस इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई थी। चलो ये हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे 2 मेथाइल पेंटान 2 इन 1 आल, इसको ड्रॉप कर दो, ये मिल गया हमें, ठीक है। चलो ये तो हमने अल्डोल करा दी, इससे हमें बेटा 2 प्रोडक्ट मिल गए, एक बार जब हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और एक बार जब हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए। अब जब मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया और इसका एक मॉलिक्यूल लिया, तो इससे जब मैं अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक बार इससे हटा के देखते हैं, एक बार इससे हटा के देखते हैं। तो एक बार इससे हटाते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं ले रहा हूं प्रोपेनल, ठीक है ना, CH3 CH2 CHO, और अल्फा हाइड्रोजन हटाना है हमें इथेनॉल से। तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके ओके, ठीक। अब अल्फा हाइड्रोजन हम हटाते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटाते हैं और एनोलेट बना लेते हैं। तो इथेनॉल के कोरस्पॉन्डिंग हमने एनोलेट बना लिया है, ये मैंने एनोलेट आयन बना लिया। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो ध्यान से, CH3 CH2 CO-H, यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ H, क्योंकि बेस ने लिया उसको वापस भी करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा दोगे। अब यहाँ मत हटा देना, गलती मेरी थी, यहाँ से हटाओगे क्योंकि C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल वाला कार्बन, उस वाले हाइड्रोजन को हटाते हो तुम। यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। नाम लिखो इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या है,
पेंट टू इन वन अल। ठीक, ये कब बना? जब मैंने अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से निकाला? इथेनॉल से निकाला। अब हम प्रोपेनॉल से निकालते हैं, पेंट टू इन वन अल, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जब मैं यहां से निकालूंगा अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो क्या बनेगा। तो अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहां से बेटा एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हम हटा देते तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ गया, ये एनोलेट बन गया। और ये बेटा मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH ये बन गया। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, ये तो एनोलेट है, इससे जोड़ेंगे, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे मैं इसको इससे जोड़ दूंगा। तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो CH3 ये वाला CH3 CO- और ये वाला इससे जुड़ गया, तो यहाँ पर बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे H आ गया। H2O यहाँ से आप निकाल दो, जब H2O आप यहाँ से निकाल दोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 COH। अब बताओ इसका नाम, 1 2 3 4, क्योंकि हीट का भी साइन था तो इसलिए हम पानी हटा रहे हैं। तो 1 2 3 4 मतलब 2 मेथाइल ब्यूट टू इन वन आल, 2 मेथाइल ब्यूट टू इन वन आल। तो यहाँ पे यही चीज़ देखो मिल गई। तो बेटा ये पूरी मैंने एल्डोल कंडेंसेशन आपको समझा दी है कि कैसे करानी है। एक दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल हो तो उसमें अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो एक बार एक से निकालो, एक बार दूसरे से निकालो, है ना। एक बार एक से निकालोगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार दूसरे से निकालोगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उन दोनों के दो दो मॉलिक्यूल्स ले लो, है ना। उसके बाद एल्डोल प्रोडक्ट बनाओ। तो यहां से इतना लंबा आता नहीं है आपको, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही आसान तरीके से करानी आती है। अब देखो यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड ले लिया और ये एसिटोफेनॉल ले लिया। अब देखो बेटा इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड में ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन काउंट नहीं होते, ध्यान रखना। यहाँ पे इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जरा इसका प्रोडक्ट हम बनाएंगे। देखो ये देखो, ये हमारे पास एक तो हो गया बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बेंजीन रिंग से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसके हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करेंगे एज अल्फा हाइड्रोजन, निकलेंगे नहीं। निकलेंगे तो फिर बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल चीज़ है ना, बेंजीन अब काफ़ी स्टेबल है, सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में प्लस ये यहां से बेटा निकाल दो, यहां से तुम निकाल दो। निकाल दिया, हाँ हाँ निकाल दिया सर। ये एनोलेट भी बन गया, एनोलेट बन गया। इसको ऊपर करो, इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, इसको इससे जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास CO-H, यहाँ पे क्या होगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये मेरे पास इस तरीके से बन गया। ठीक, अब अगर हीट का साइन दे रखा है तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से COH H C H H C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग H2O निकालो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। फाइनली हमारे पास यही प्रोडक्ट बन गया, देखो। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का बेटा मैकेनिज्म लिखने को आता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन मैंने आपको मैकेनिज्म पूरा समझा दिया है। अब बस केवल आप उसको कहीं अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। अब देखो बेटा मैंने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये जो एक हाइड्रोजन होगा इसमें का, वो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा जो हम निकालेंगे फिलहाल। यहाँ पे क्या होगा, बेस से OH माइनस आयन आएगा और वो क्या करेगा, क्या करता है वो
वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन खींच लेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन खींच लेगा तो यहाँ पे हमारे पास एनोलेट तैयार हो जाएगा। ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बेटा मेरे पास एनोलेट तैयार हो गया। और यहाँ से इसने एक H प्लस खींचा तो यहाँ पे ये H2O के फॉर्म में बाहर आ गया। ये स्टेप 1 है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो एनोलेट आयन है ये किस पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। CH3, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे ये इस पर क्या करता है, अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इसको। तो फाइनली जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो CH3 ये वाला, CH3 C O नेगेटिव H, C H H, C डबल बॉन्ड O H। बेटा ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, इसके बाद में स्टेप नंबर 3 होगा बच्चा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि डीप्रोटोनेशन होगा पानी का। तो फाइनली CH3CO माइनस H, क्योंकि हमने क्या लिया बेटा, डाइल्यूट NaOH लिया है ना। डाइल्यूट NaOH लिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पानी होगा, ये O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये H प्लस हटेगा और ये जाके O से चिपक जाएगा। ठीक, तो CH3COH, और कैटलिस्ट के OH माइनस आयन एज इट इज रिप्लेनिश हो गए सोल्यूशन में। ये स्टेप 3 है। तो ये मैकेनिज्म लिखने को आ सकती है, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस मैकेनिज्म को लिख लोगे। अगला बेटा हम कैनिज़ारो रिएक्शन देखते हैं। बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल उल्टी है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते, वो कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। तो एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल का, तो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। In this reaction, one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol, while another is oxidized to carboxylic acid salt. तो यहाँ पे बेटा दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क KOH और हीट। ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो बेटा तुमको क्या करना है, कैनिज़ारो करा देनी है। अब एक फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से तुम्हें क्या बना देना है, अल्कोहल बना देना है। तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एक कार्बन का क्या होगा, मीथेनॉल, तो ये मीथेनॉल बन गया है ना। एक का रिडक्शन करा देना है और एक का ऑक्सीडेशन करा देना है। इसका ऑक्सीडेशन करा के तुम्हें क्या बना देना है, एसिड बना देना है। तो इसका एसिड, फॉर्मल्डिहाइड का एसिड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड, है ना। तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना दो, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मिक एसिड क्या होगा, देखो फॉर्मिक एसिड तुम्हारे पास HCOOH ही तो होगा। H को हटा करके यहाँ पे पोटेशियम लगा दो, या जो भी तुमने बेस लिया है वो लगा दो। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला और हीट किया, तो एक मॉलिक्यूल इसका क्या कर देगा, एक मॉलिक्यूल से इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना दो। तो बेंजल्डिहाइड का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गई रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन करा के बेंजोइक एसिड बना दो, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। और इसका सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम लिया है तो इसका सॉल्ट हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना। बेंजोइक एसिड ये है, बेंजोइक एसिड ये होता है COOH, H हटा के हमने क्योंकि NaOH लिया है तो यहाँ पे Na लगा दो, H हटा करके यहाँ पे क्या लगा दो, CONA लगा दो। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब देखो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। चलो बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म अपन चेक करते हैं फटाफट से। देखो एक हमने मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, एक हमने मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड का, दो मॉलिक्यूल्स लिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हमने दो लिए हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड के, और हम इसमें क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड KOH मतलब ये क्या देगा बेटा, OH माइनस देगा। अब बेटा तुम खुद बताओ,
ये OH माइनस चिपकना चाहे तो कहाँ जाके चिपकेगा? यहाँ पे बेटा ये अपने बॉन्ड को खींचेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा, ये यहां पर इस तरीके से हमारे पास बन गया, ठीक है ना। दूसरी यूनिट ले लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का। अब देखो बेटा, इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव है। अब क्या हो सकता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करे, इसको डोनेट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या होता है यहाँ पे ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस फेंकता है। अब यहाँ पे 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकती, तो यहां से एक कोई बॉन्ड हटेगी, यहां से क्या होगा कि एक कोई बॉन्ड क्या होगी, हटेगी। क्या हटेगा? OH हटेगा। OH हटेगा तो आप वापस पीछे चले जाओगे, फिर ये बन जाएगा। OH हट नहीं सकता क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आप पुश कर रहे हो रिएक्शन को आगे की तरफ, तो ये पीछे वापस से प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता। अब इस बार बेटा हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिल्कुल समान होती है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं होता। यहाँ पे अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H माइनस के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में ये हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब इस H माइनस ने किसको अप्रोच किया? इस वाले कार्बन को अप्रोच किया, तो यहाँ पे क्या बना? देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इस वाली यूनिट से ये मिला हमें CHOH, ये बेटा हमको एसिड मिल गया, फॉर्मिक एसिड मिल गया। और इस वाले H माइनस ने इस वाले कार्बन को अप्रोच किया है। जब इस वाले H माइनस ने इस वाले कार्बन को अप्रोच किया तो यहां पे बेटा क्या मिला हमको? देखो, यहां पर हमको मिला ये। अब क्योंकि हमने KOH लिया था तो K प्लस भी है सोल्यूशन में, ये K प्लस जाके इससे जुड़ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या मिला? ये पोटेशियम फॉर्मेट। चेक द मैकेनिज्म, लिखने को आ सकती है बेटा, ध्यान से, ठीक है। हो गया, चलो लिखेंगे सर कैसे? तो ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। कुछ चीजें जो मैंने समझाने के लिए आपको कर दी हैं वो आपको नहीं दिखानी है, ठीक है ना। ऐसे ही लिख देना, पोटेशियम फॉर्मेट फाइनली, ठीक। तो ये हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखो, तो मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। चाहे NO2 आप ले लो, चाहे आप CHO ले लो, चाहे आप COOH ले लो, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बेंजीन रिंग से, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा HNO3 और H2SO4, तो यहाँ पे NO2 प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो कहाँ पे जा करके लगेगा? मेटा पोजिशन पे। तो ऑर्थो बेटा कौन सी हमारी मेटा पोजिशन है? ये वाला बेटा ऑर्थो, ये वाली मेटा। तो ये मेटा पे जाकर के मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये इंटेक्स क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड तुम देख लो, फॉर्मल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। 40% solution is used to preserve biological specimen and to prepare bakelite. Urea formaldehyde, glues and other polymeric products. Acetaldehyde is used primarily. बस बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। इंटेक्स क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे मेरा एल्डिहाइड और कीटोन्स पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर अभी आएगा थोड़ी देर में, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हम करवाएंगे आपको।